हेलो दोस्तों, मैं राकेश शर्मा CMI में आपका स्वागत करता हूँ। CMI अर्थात कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट। यह इंस्टीट्यूट एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां आप सभी के लिए बेहतर से बेहतर अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। इसी क्रम में हम आज हिंदी की क्लास शुरू करने जा रहे हैं, इसलिए बिना समय गंवाए आप सभी का स्वागत है। हिंदी की आज प्राथमिक पहली क्लास है जिसमें अपन हिंदी व्याकरण के उन टॉपिकों के बारे में पढ़ेंगे जो रीट और रीट के अलावा पटवार है, पटवार के अलावा राजस्थान पुलिस है। इसके अलावा जहाँ जहाँ भी हिंदी व्याकरण जिन जिन परीक्षाओं में आती है तो उन सब के बारे में हम एक एक करके सभी टॉपिकों पर विचार करेंगे। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं आज से हिंदी में। तो हिंदी आप वैसे जानते हैं, हिंदी एक भाषा है और भाषा शब्द बना है भाष धातु से। ये भाष शब्द है, ये संस्कृत का है, संस्कृत के भाष शब्द से बना हुआ है और भाषा का अर्थ होता है प्रकट करना। प्रकट करना यानी हम अपने विचारों को किसी दूसरे के सामने जो प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं, ठीक है। और हम सभी जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहने के लिए उसे अपने विचार प्रकट करने पड़ते हैं। तो ये जो विचार प्रकट करना और दूसरों के विचारों को समझना, इसे क्या भाषा कहते हैं। तो हिंदी व्याकरण की अगर अपन बात करें तो हिंदी व्याकरण हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसके 3 अंग होते हैं। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं 3 अंग? नंबर 1 होता है वर्ण और नंबर 2 पे होता है वर्णों के निर्माण से बनने वाले, यानी 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से जो बनते हैं वो शब्द। और नंबर 3 की बात करें तो शब्दों, यानी 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से किसका निर्माण होता है? वाक्य का निर्माण होता है। तो ये व्याकरण के 3 अंग हो गए। कौन कौन से? वर्ण, शब्द और वाक्य। तो वर्ण जिसको हम भाषा की सबसे छोटी इकाई भी मानते हैं, और वर्णों के निर्माण से ही वर्णों के मेल से ही किसका निर्माण होता है? शब्दों का, और शब्दों के मेल से ही वाक्य बनते हैं। तो अपन सबसे पहले पढ़ेंगे वर्णों के बारे में कि वर्ण क्या है। तो वर्णों के साथ साथ आप कई बार सब सुनते हैं एक शब्द और होता है ध्वनि। तो वर्ण और ध्वनि में क्या अंतर है, इसके बारे में भी हम विचार कर लेते हैं। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है या वर्ण मानी जाती है, ये कन्फ्यूजन लगातार बना रहता है। तो मैं ये कन्फ्यूजन आपके सामने क्लियर कर देता हूँ कि ध्वनि एक मौखिक रूप है, यानी किसी भी वर्ण को हम बोल रहे हैं तो मौखिक रूप में तो वो होती है ध्वनि। और इस मौखिक रूप को हम लिख देते हैं, यानी लिखित रूप में, तो ये लिखित रूप कहलाता है वर्ण। इसके बारे में मतलब अभी बात करेंगे कि सबसे छोटी इकाई कौन सी है, सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई कौन सी है, इन सब के बारे में अभी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अभी हमने केवल ये समझा है कि व्याकरण के 3 अंग होते हैं, और इन 3 अंगों में कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 वर्ण, नंबर 2 शब्द और नंबर 3 वाक्य। वैसे ये जितने भी टॉपिक हैं हमारे हिंदी व्याकरण के, वो सभी इन तीनों में ही समाहित हैं। वर्णों में, शब्दों में और वाक्यों में जो हम पढ़ेंगे वो इन तीनों में समाहित करके ही पढ़ेंगे। तो वर्ण और ध्वनि में जो अंतर था वो आपने समझा है कि लिखित जो मौखिक रूप होता है वो तो ध्वनि होती है, और जिसको लिख देते हैं वो वर्ण कहलाता है। लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। तो अभी अपन बात करते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, मौखिक इकाई कौन सी है। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए अपन प्रत्येक चीज़ को हम ध्यान से पढ़ते हैं। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। यानी ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है
और आता भी रहता है भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। कौन सी है? तो कौन सी है? मौखिक शब्द जहां पे आ गया तो मौखिक शब्द में हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, मौखिक जो इकाई है सबसे छोटी वो है ध्वनि। इससे मिलता जुलता ही दूसरा क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। अभी अपन ने चर्चा की थी कि मौखिक और लिखित इकाई के बारे में, वर्ण और ध्वनि के बारे में। तो यहाँ पे लिखित है जिसको हम लिख सकते हैं, तो भाषा की सबसे छोटी जो लिखित इकाई है वो क्या है दोस्तों? वो है वर्ण। अगर ये मौखिक और लिखित दो शब्दों के बारे में जो अपन ने चर्चा की है, अगर ये दोनों ही शब्द ना आए और सीधा ये पूछ लिया जाए, जो कि अधिकांशतः पूछा भी जाता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? सीधा पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो अब यहाँ पे ध्वनि नहीं आएगा, क्योंकि ध्वनि जो है वो जो कि केवल मौखिक है, और हम जिसको सब भाषा की सबसे छोटी इकाई मान रहे हैं वो है वर्ण। ये ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है और कई बार ये पूछा भी जा चुका है। और इसके आगे भी अगर बात करें तो भाषा की यानी अर्थ के आधार पर देखें, वैसे सबसे छोटी इकाई के बारे में अपन ने पढ़ लिया है, तो अर्थ के आधार पर बात करें, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई तो दोस्तों यहाँ पर वर्ण नहीं होगा। अर्थ के आधार की बात कर रहे हैं तो वर्ण का अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता है। तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करेंगे तो ये कहलाएगा शब्द, क्योंकि अर्थ हमेशा किसका निकलता है? शब्द का ही निकलता है। और भावार्थ की बात करें, अर्थ की अगर अपन ने बात कर ली, साथ में भावार्थ या भावार्थ की जगह भाव भी लिख सकते हैं, तो भाव के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? वाक्य, क्योंकि शब्द का अर्थ ही निकलता है और भावार्थ तो वाक्य का ही निकलता है। और ये आप जानते ही हैं कि भाषा का जो सबसे बड़ा अंग है, सबसे बड़ी इकाई है, जो क्या होता है? वाक्य ही होता है। तो अपन ने ये जो कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन थे इनके बारे में चर्चा की कि सबसे छोटी इकाई कौन सी है, मौखिक के आधार पर हो, चाहे लिखित आधार पर हो, चाहे सीधा पूछ लिया जाए सबसे छोटी इकाई, और अर्थ के आधार पर पूछ लिया जाए, तो इन सब के बारे में अपन ने चर्चा की है, जो अधिकांशतः कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। अब हम आगे चलेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्याकरण के पहले अंग के बारे में। और जैसा कि आपको भी बताया था, व्याकरण के 3 अंग होते हैं। उन तीनों में सबसे पहले अपन बात करेंगे वर्णों की, यानी वर्ण विचार की। तो आज का अपना टॉपिक है वर्ण विचार। वर्ण विचार, तो वर्णों के बारे में अगर अपन बात करते हैं तो वर्ण अभी अपन ने पढ़ी है कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णों की बात करें तो वर्ण भी 2 प्रकार में बटे हुए होते हैं। एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन, इन दोनों में यदि अंतर किया जाए, दोनों में फर्क क्या है, तो सीधा सा अंतर जिसकी अपन बात करें वो सीधा अंतर है कि स्वर होते हैं स्वतंत्र, यानी ये आज़ाद होते हैं, और व्यंजन क्या होते हैं? ये स्वतंत्र नहीं होते। ठीक है,
स्वतंत्र नहीं होते। स्वतंत्र का मतलब होता है आजाद, यानी स्वरों का जो उच्चारण करते हैं और उनके मुख से, हमारे मुख से जो स्वरों की आवाज निकलती है, तो वो मुख के किसी भी वाग्य यंत्र से टकराती नहीं है, सीधी मुख से निकलती है। और व्यंजन है, व्यंजन बिना किसी मुंह के हिस्से के स्पर्श के बिना निकलते नहीं है, इसलिए वो स्वतंत्र नहीं होते हैं और ये स्वतंत्र होते हैं। अब अपन बात करेंगे स्वरों और व्यंजनों की, तो अपन आज पढ़ेंगे स्वरों के बारे में कि स्वर कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा स्वर। स्वर, तो स्वरों की, सबसे पहले स्वरों की संख्या के बारे में पूछा जाता है कि स्वर कितने होते हैं। तो स्वरों की संख्या के बारे में अपन आज बात करने जा रहे हैं। कुछ लोग मानते हैं 11, कुछ 12, 13, ऐसे सबके अपने अपने विचार हैं। तो अपन जो बात करें हिंदी भाषा की, तो हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। कुछ विद्यार्थियों के ये क्वेश्चन भी होते हैं कि जो शुरू में हमने ऐसे लेकर के अह तक जो स्वर पढ़े थे उनकी संख्या तो 12 थी, और कुछ मानते हैं कि 13 भी होती है। तो मैं दोस्तों आपको एक क्लियर कर देता हूँ कि हिंदी में टोटल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। और वो कौन से होते हैं? ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और आउ। ये 11 स्वर होते हैं टोटल। और जो अपन ने अब से पहले जो वर्णमाला में पढ़े हैं, कुछ विद्यार्थी बताते हैं कि हमने अन और अह के बारे में भी पढ़ा है। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि ये दोनों स्वरों में शामिल नहीं हैं। इन दोनों को कहा जाता है अयोग वाह। अयोग वाह, ये अयोग वाह में शामिल होते हैं। और जो ये 13 की भी बात करते हैं, तो ये 13 मूल होते हैं, यानी ये संस्कृत में होते हैं। और रीट वगैरह में जो संस्कृत पढ़ रहे होंगे, संस्कृत की तैयारी कर रहे होंगे, उनको ये बात पता भी होगी कि संस्कृत में जो स्वर होते हैं, संस्कृत में स्वरों को वैसे कहा जाता है अच, और संस्कृत में स्वर होते हैं 13। तो 13 कौन कौन से होते हैं? हालांकि वो अपने विषय का टॉपिक भी अपने संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी ये ध्यान रखने की बात है कि 11 तो ये हो गए। इसके साथ साथ जिस हम री की बात कर रहे हैं, ये री हमारे होता है हिंदी में। और जो दीर्घ री होता है ऐसे, ये संस्कृत में शामिल होता है। और एक दूसरा होता है री। ये दो जब शामिल हो जाते हैं तो कितने हो जाते हैं? टोटल स्वर 13 हो जाते हैं। लेकिन हम पढ़ेंगे कितनों के बारे में? 11 के बारे में। और जो अपने 11 ये स्वर होते हैं। तो इन स्वरों में हम जो 11 स्वरों की बात कर रहे हैं, इन 11 स्वर भी कई प्रकार से डिवाइड होते हैं। तो इनकी बात हम करेंगे आज कि कैसे कैसे बटे हुए होते हैं, कितने भागों में बटे हुए होते हैं। तो स्वर, हम स्वर की सबसे पहले परिभाषा की बात करें तो परिभाषा अभी अपन ने जानी है कि परिभाषा, ये जो स्वर होते हैं इनका जो उच्चारण होता है उसमें किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात ये स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। तो ये बात अपन ने जान गई कि ये स्वतंत्र होते हैं। और साथ ही सहयोग की आवश्यकता भी, किसी दूसरे वर्ण वगैरह के सहयोग की आवश्यकता भी नहीं होती। तो ये होते हैं स्वर। स्वरों में अगर अपन बात करते हैं तो ये जो मुख से निकलने वाली आवाज़ है जो सीधी बाहर आती है, ये स्वर होते हैं। और स्वरों में जो कई प्रकार से हम डिवाइड जो कर रहे हैं वो हैं, नंबर 1 अगर अपन बात करें तो उच्चारण की अवधि के आधार पर। उच्चारण की अवधि के आधार पर।
उच्चारण की अवधि के आधार पर अगर बात करें अपन, तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो ये होते हैं 3 प्रकार के। एक नंबर 1 पे होता है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व। और नंबर 2 की बात करें तो होता है दीर्घ। और नंबर 3 की बात करें तो होता है प्लूत। ये विभाजन हमने किसके आधार पर किया है, उच्चारण की अवधि के आधार पर, या हम सीधे कह सकते हैं मात्रा के आधार पर। क्योंकि ह्रस्व के बारे में अपन जानते हैं कि ह्रस्व में 1 मात्रा होती है, दीर्घ के बारे में अपन जानते हैं कि दीर्घ में 2 मात्राएं होती हैं, और एक होता है प्लूत, जिसका हिंदी में वैसे बहुत कम प्रयोग होता है, तो फिर भी इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ये प्लूत स्वर जो होते हैं, ये हम किसी स्वर को लंबे समय तक उच्चारित करते हैं, या बिना रुके हम लगातार बोलते हैं ना, जैसे कंपन कोई चीज़ की हो रही है, जैसे घंटा बजता है, या स्कूल में जो घंटी है वो जो बजती है, तो उसका कंपन जो आता है, तो वो किस में शामिल होता है, प्लूत में शामिल होता है। जैसे हम ओम का उच्चारण करते हैं, तो वो भी प्लूत में शामिल होता है। हम इसके बारे में बातचीत करेंगे। ह्रस्व जो स्वर होता है, ह्रस्व का मतलब होता है, जो आप जानते हैं, ह्रस्व का मतलब होता है लघु। ये जो दूसरे, ये कई बार पूछे जाते हैं, वह स्वर हैं, ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं, जो ऑप्शन देता है 4 और पूछता है कि इनमें से कौन सा ह्रस्व स्वर है, कौन सा ह्रस्व स्वर नहीं है। हालांकि नहीं के प्रश्न अब बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसी प्रकार अब ये तो फिक्स हो गया कि भाई ह्रस्व, दीर्घ और प्लूत ये सबने पढ़ लिए, तो अब इनके दूसरे जो नाम है वो भी कई बार पूछ लेता है कंफ्यूज करने के लिए, तो उन पे भी आप, उनका भी आप ध्यान रखें कि ह्रस्व स्वर होते हैं, ह्रस्व को ही हम लघु स्वर भी कहते हैं, लघु को ही हम क्या कहते हैं, छोटा स्वर कहते हैं, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, मूल स्वर, जो मूल होते हैं। क्योंकि जो दीर्घ स्वर होते हैं वो इन्हीं ह्रस्व स्वर या लघु स्वरों से मिलकर के बने होते हैं, इसलिए इनको मूल स्वर भी कहते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो ये जो होते हैं एक मात्रिक होते हैं। एक मात्रिक का मतलब आप जानते हैं जिनमें एक मात्रा पाई जाती है, एक मात्रा वाले, यानी इनको बोलने में समय कम लगता है बजाय दीर्घ स्वर के, क्योंकि दीर्घ स्वर में मात्रा डबल हो जाती है, इसीलिए उनको द्विमात्रक भी कहा जाता है। यानी ह्रस्व स्वर से दीर्घ स्वर में दुगना समय लगता है। दीर्घ स्वर की बात करें तो दीर्घ, और दीर्घ का जो मतलब होता है वो आप जानते हैं गुरु होता है, और गुरु का मतलब बड़ा भी होता है। और ये जो अपन ने ये मूल स्वर होते हैं, इसके साथ साथ इनकी अगर बात करें दीर्घ स्वरों की, तो ये होते हैं संधि स्वर, यानी 2 ह्रस्व स्वरों से मिलकर के बने हुए होते हैं, दोनों में संधि होती है, संधि स्वर कहलाते हैं। या बात करें तो ये होते हैं द्विमात्रिक शब्द, यानी जिनमें कितनी मात्राएं पाई जाती हैं, 2 मात्राएं पाई जाती हैं। तो जो ये बात कर रहे हैं ये एक दूसरे के विलोम हैं, ह्रस्व का विलोम दीर्घ होता है, लघु का गुरु होता है, छोटा का बड़ा होता है। तो ये भी ध्यान रखना, क्योंकि आजकल जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो बिल्कुल नए पैटर्न के आधार पर और नए तरीके से पूछे जाते हैं, जो बच्चों को अधिक कंफ्यूज करते हैं। तो आपको इन सभी नामों से भी अवगत होना है, या इन सभी को भी जानना है, ताकि आपके सामने ये समस्या ना आए। और फिर होते हैं प्लूत, और ये जो किसी भी स्वर को हम लंबे समय तक उच्चारित करते हैं वो प्लूत स्वर कहलाते हैं। और प्लूत स्वर की बात करें, एक प्रकार से कंपन जो होती है, कंपन की आवाज़ वो इसमें आती है, जैसे हम ओम लिखते हैं, ओम, तो ये जो है ये किस में शामिल होता है, प्लूत में शामिल होता है। तो हम अब पढ़ रहे हैं उच्चारण के आधार पर, या उच्चारण की अवधि के आधार पर, या मात्रा के आधार पर। तो अपन ने पढ़े हैं 3, और इन तीनों में कौन कौन से होते हैं इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं ह्रस्व स्वर के बारे में। जो ह्रस्व स्वर होते हैं, जिनको अपन छोटे स्वर भी कह रहे हैं, या लघु स्वर हैं, मूल स्वर भी कहते हैं, या एक मात्रिक हैं, ये कौन कौन से होते हैं, यानी किन किन स्वरों में एक मात्रा पाई जाती है। तो इनमें होते हैं जो जिनकी संख्या होती है 4, ए,
ई, ऊ और री। ये चार होते हैं, ये होते हैं ह्रस्व स्वर यानी छोटे स्वर। इनको इनके उच्चारण में समय भी कम लगता है और ये मूल स्वर होते हैं। और जो जिसकी हम बात कर रहे थे दीर्घ स्वर की, दीर्घ स्वर में होते हैं इनके अलावा जो बच रहे हैं बाकी, जैसे आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ। ये इनकी संख्या होती है 7, यानी 7 तो दीर्घ स्वर होते हैं और ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो इनके बारे में आप ठीक से जान गए, यानी ह्रस्व स्वर और लघु स्वर। और ये जो प्रश्न पूछा जाता है कौन सा ह्रस्व स्वर है कौन सा नहीं है, तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। और इसके आगे अगर अपन बात करें तो उच्चारण की अवधि के आधार पर अपन ने पढ़ लिए हैं ह्रस्व और दीर्घ। और अब आगे चलते हैं अपन, जो होते हैं ओष्ठाकृति के आधार पर, यानी ओष्ठ का मतलब होता है होठ, तो होठ की आकृति होती है ओष्ठाकृति, यानी होठ की आकृति। नंबर 2 ओष्ठाकृति, ओष्ठाकृति के आधार पर, यानी हमारे जो होठों के जो हम वर्णों को बोलते हैं, स्वरों को बोलते हैं ना, उन स्वरों के बोलने से हमारे होठों में जो परिवर्तन होता है वो होता है ओष्ठाकृति। ओष्ठाकृति जैसे संधि विच्छेद करेंगे, 2 शब्दों से मिलकर के बना है ये ओष्ठ प्लस आकृति, ओष्ठाकृति से मिलकर के बना है। इन होठों की आकृति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं 2 प्रकार के। नंबर 1 होता है वृत्ताकार स्वर, यानी वृत्त के आकार का वृत्ताकार स्वर। और नंबर 2 पे होता है अवृत्ताकार स्वर, अवृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वर की बात करें, यानी ये वो स्वर होते हैं जिनको बोलने से हमारे होठों की आकृति है वो गोल हो जाती है, यानी वृत्त के आकार की हो जाती है, गोल ऐसे। तो ये होते हैं वृत्ताकार स्वर। और अवृत्ताकार भाई जिनको बोलने से हमारे होठों की आकृति यानी गोल ना हो करके, गोल नहीं होती और ये फैली रहती है बस। तो इनकी बात करें वृत्ताकार की, कि वे स्वर जिनके उच्चारण में होठों की आकृति गोल हो जाती है वृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। और ये वृत्ताकार स्वर कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं ऊ, ओ, औ। ये 4 होते हैं। ओष्ठाकृति के आधार पर जो वृत्ताकार स्वर होते हैं वो होते हैं 4। और अवृत्ताकार स्वर इनकी अगर बात करें तो इनमें होठों की आकृति गोल ना होकर के फैली रहती है। और ये कौन कौन से होते हैं? तो इन 4 के अलावा 11 स्वरों में से जो बच गए वो होते हैं अवृत्ताकार। ए, आ, ई, ए, आई और री, ये होते हैं अवृत्ताकार। इनकी संख्या होती है 4 और इनकी संख्या होती है 7। तो ये हो गए ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर, यानी नंबर 2 पे ओष्ठाकृति। और अब आगे पढ़ें तो जिह्वा के आधार पर नंबर 3 की अगर अपन बात करेंगे, जिह्वा यानी जीभ, तो जीभ के आधार पर जो ये स्वर कितने प्रकार के होते हैं? नंबर 3 है जिह्वा के आधार पर। जिह्वा के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं स्वर? तो ये आप जानते हैं जिह्वा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, यानी जीभ का हमारी जो जीभ होती है वो 3 भागों में बटी हुई होती है। एक होता है जीभ का अग्रभाग, एक होता है मध्य भाग और एक होता है पिछला हिस्सा, यानी जिसको पश्च भाग भी कहते हैं। तो नंबर 1 की बात कर रहे हैं
अग्र स्वर कहेंगे, अग्रभाग वाले, अग्रभाग से जो उच्चारित होते हैं उनको अग्र स्वर कहते हैं। और जो बीच में, हमारी जीभ के बीच में या मध्य में होते हैं उनको कहा जाता है मध्य स्वर। और जो जीभ के पिछले भाग से उच्चारित होते हैं उनको कहा जाता है पश्च स्वर, यानी जीभ के पिछले भाग से। हम इनकी बात करेंगे। अग्र स्वर की अगर बात करें तो वे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का अगला भाग सक्रिय होता है वो अग्र स्वर कहलाते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 4। ये कौन कौन से होते हैं? ई, ए, आई, ये 4 होते हैं। हम बात करें मध्य की तो ये मध्य स्वर होते हैं जो जीभ के बीच वाले हिस्से से उच्चारित होते हैं, या जीभ का बीच वाला जो भाग है वो सक्रिय होता है इनके उच्चारण में। और ये एक ही होता है एकमात्र, और वो कौन सा होता है? अ। और पश्च स्वर की बात करें तो पश्च स्वर जो पीछे के हिस्से से बोले जाते हैं वो कौन कौन से हैं? तो होते हैं आ, उ, ओ, औ। ये जो स्वर हैं ये पश्च स्वर। अब आप कहेंगे कि इनमें री कहाँ है? री आया ही नहीं। तो री की अगर बात करें तो री पहले वाले में ही शामिल होता है, यानी री पूर्ण रूप से न होकर के, ये आंशिक रूप से होता है लेकिन होता अग्र में ही है। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि री भी इसी में शामिल होता है। मुख्य रूप से तो 4 होते हैं और री भी इसी में शामिल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये अपन ने पढ़े नंबर 3 जिह्वा के आधार पर स्वर के प्रकार। हम इसके आगे चलते हैं चौथे प्रकार में, और जो चौथा प्रकार है वो है मुखाकृति के आधार पर, यानी मुख की आकृति। हम जो वर्णों स्वरों को बोलते हैं उससे हमारे मुख की आवृत्ति कैसी होती है उसके आधार पर मुखाकृति, मुखाकृति के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं? तो मुखाकृति की अगर अपन बात कर रहे हैं तो मुखाकृति के आधार पर ये स्वर के प्रकार होते हैं 4। नंबर 1 संवृत स्वर, संवृत स्वर। नंबर 2 पे होता है अर्ध संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर। नंबर 3 विवृत स्वर, विवृत स्वर। और नंबर 4 पे होता है अर्ध विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर। तो इनके बारे में जाने। संवृत स्वर, संवृत स्वर कौन से होते हैं? यानी जिनका उच्चारण हम करते हैं तो मुख सबसे कम खुलता है, यानी बंद सा रहता है। संवृत स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में मुख है जो सबसे कम खुलता है या बंद सा ही रहता है, कम खुलता है, वो होते हैं संवृत स्वर। इनकी संख्या की बात करें तो इनकी संख्या होती है 4। ये 4 कौन कौन से होते हैं? ई, उ। आप खुद उच्चारित करके देखिए कि ई, उ, ये जो 4 स्वर हैं इनके उच्चारण में मुख है जो सबसे कम खुलता है। और इसके साथ साथ ये तो मुख्य रूप से हैं, और एक साथ साथ वो जो री की बात कर रहे हैं वो भी इसी में शामिल किया जाता है। इनके उच्चारण में मुख है जो बहुत कम खुलता है। तो जिनके उच्चारण में कम मुख खुलता है वो कहलाते हैं संवृत स्वर। इसके बाद में अपन बात कर अर्ध संवृत स्वर। अर्ध संवृत स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में मुख संवृत स्वरों की तुलना में आधा बंद सा रहता है, यानी संवृत से भी आधा खुला हुआ मुख जो जिनमें रहता है। और ये होते हैं ए और ओ, ये 2 होते हैं ए और ओ। और इसके बाद अपन बात करेंगे तीसरे प्रकार की, वो होता है विवृत स्वर। विवृत स्वर का अर्थ होता है खुला हुआ, यानी वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख पूरा खुला रहता है,
और पूरा आप खोल के आप बोल के देखिए, जो आ है उसका उच्चारण कीजिए। आ स्वर है जिसमें मुख पूरा खुलता है, इसलिए आ किस में आएगा, विवृत स्वरों में। और नंबर 4 पे है अर्ध विवृत स्वर। अर्ध विवृत स्वर ये वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में मुख विवृत स्वरों की तुलना में आधा और अर्ध संवृत स्वरों की तुलना में ज़्यादा खुला हुआ रहता है। और ये कौन कौन से होते हैं, ए और औ। ये 3 होते हैं, इनकी संख्या ये मुख्य रूप से 4 और री भी इन्हीं में शामिल होता है। और अर्ध संवृत की अगर बात कर रहे हैं अपन, तो अर्ध संवृत में ए और ओ जो इनकी तुलना में ज़्यादा खुला हुआ रहता है, इनमें मुख सबसे कम खुलता है। अर्ध संवृत की बात कर रहे हैं, ए और ओ इनकी तुलना में यहाँ पे ज़्यादा खुला हुआ होता है। और विवृत की बात कर रहे हैं, यहाँ पे पूर्ण रूप से मुख खुला हुआ होता है, ये होता है आ। केवल एक ही स्वर होता है, वो होता है आ, जिसके उच्चारण में मुख पूरा खुलता है। और इससे ज़्यादा अर्ध संवृत से ज़्यादा और विवृत से कम जो कंडीशन होती है वो होती है अर्ध विवृत स्वर। और अर्ध विवृत स्वर और इसमें होते हैं ए और औ। ये अपन ने पढ़े हैं मुखाकृति के आधार पर, यानी मुख की आकृति के आधार पर कि स्वरों को जब हम बोलते हैं तो मुख की आकृति कैसी होती है। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। इसके बाद अपन जो 5वें प्रकार की बात करते हैं नासिका के आधार पर। तो नासिका के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, नंबर 5 है नासिका के आधार पर। नासिका के आधार पर, नासिका के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है निर्नुनासिक, निर्नुनासिक। और नंबर 2 पे होता है अनुनासिक, अनुनासिक। इनमें क्या अंतर होता है, निर्नुनासिक जो होते हैं ये उच्चारण में नासिका का प्रयोग इनमें नहीं किया जाता, अर्थात ये सिर्फ मुख से ही बोले जाते हैं। निर्नुनासिक जो स्वर होते हैं ये केवल मुख से ही उच्चारित किए जाते हैं, वो कहते हैं निर्नुनासिक कहा जाता है। और ये जो सभी स्वर हैं अपने 11 स्वर, वो सारे इसमें शामिल होते हैं। और अनुनासिक की जो अपन बात कर रहे हैं उनमें कौन से होते हैं, तो ये वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में नासिका का प्रयोग किया जाता है, यानी मुख के साथ साथ नाक का भी उच्चारण में जो प्रयोग किया जाता है वो। तो ये 11 तो टोटल इसमें हो गए। तो फिर अनुनासिक में कौन से आएंगे, तो आपने देखा होगा सबके ऊपर जो चंद्र बिंदु, इन सभी स्वरों के ऊपर जो चंद्र बिंदु लगा हुआ जहाँ पे आता है तो ये किस में आते हैं, अनुनासिक में आते हैं। यानी ये जित सारे स्वर हैं अपने, ये सारे जिनमें चंद्र बिंदु लगा हुआ होता है ये सभी इसमें शामिल होते हैं। तो ये चंद्र बिंदु, हालांकि चंद्र बिंदु के बारे में भी मैं बता देता हूँ कि इन पे तो लगा सकते हैं अपन, लेकिन इस पे चंद्र बिंदु किस प्रकार से लगेगा, तो ये ध्यान रखना दोस्तों, चंद्र बिंदु यहाँ पे केवल इस बिंदी के रूप में ही आएगा यहाँ पे, क्योंकि ऊपर जो मात्रा लगी हुई होती है जिनमें, उनमें केवल बिंदी ही चंद्र बिंदु की जगह बिंदी ही काम में ली जाती है। और ये किस किस में होता है, एक ई में होता है, एक ए जो होता है, यानी जिन जिन में ऊपर मात्राएं लगी होती हैं उनमें केवल चंद्र बिंदु की जगह हम केवल एक बिंदु का ही उपयोग करते हैं। और ये सब किस में आते हैं, अनुनासिक में आते हैं। तो आज अपन ने स्वरों के बारे में पढ़ा है कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं और इन स्वरों के अलग अलग प्रकार, जिस प्रकार से विभाजन अपन ने पढ़े हैं, स्वर जो आज आपने पढ़े हैं। और स्वरों के बाद में अपन व्यंजन पढ़ेंगे जो अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे। दूसरे वीडियो के माध्यम से आपको व्यंजन तक पहुंचाया जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। इसके साथ ही आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास हमारे नए वीडियो की सूचना तुरंत पहुंच सके और आप इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।